गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन एंजाइम के गुण पढ़ रहे थे कि भाई एंजाइम के गुण क्या होते हैं, उनकी बात की थी। इससे आगे अपन अब एंजाइम का वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं कि एंजाइम का वर्गीकरण क्या है। देखिए, एंजाइम का वर्गीकरण देखिए कि एंजाइम का वर्गीकरण क्या, देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन। ठीक है, इन्होंने एंजाइम का वर्गीकरण है उनकी अभिक्रिया की जो विशिष्टता है, किन अभिक्रिया को ये नियंत्रित करते हैं, उसके आधार पर इनको 6 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांट रखा है। ठीक है, इन 6 भागों की बात करते हैं। सबसे पहले भाग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पे, हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज क्या? हाइड्रोलेजेज क्या? देखिए कि एंजाइम जो है जल अपघटन की अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। किसको? जितनी भी अभिक्रिया जल अपघटन होती है उसको ये नियंत्रित करता है। जल अपघटन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। नियंत्रित करता है। अब जल अपघटन जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, उसका ग्लाइकोसाइडिक बंध का जल अपघटन करते हैं, जैसे माल्टोज, एमाइलेज, सुक्रोज। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, जैसे प्रोटीन का प्रोटीएजेज है, जैसे प्रोटीन को कौन तोड़ता है? प्रोटीएजेज है ना। अभी ये क्या कार्य करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। तो प्रोटीन आपको पता है कैसे? पेप्टाइड बंध को तोड़ेगा। तो पेप्टाइड बंध का क्या करता है? जल अपघटन करता है। ठीक है, पेप्टाइडेज ये जैसे अमीनो अम्ल या कार्बोक्सिल समूह पर क्रिया करेगा। प्रोटीन जेज प्रोटीन के आंतरिक पेप्टाइड बंधों को तोड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है, जल अपघटन का कार्य करता है। दूसरा प्रकार आता है इसका, देखिए मैं पूरा, चलो आपको पूरे पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे प्रकारों की बात कर लेते हैं अलग से। कि हाइड्रोलेजेस के अंदर वर्गीकरण कर रखा है कुछ भागों का, इसको 3 श्रेणी में बांट रखा है। उन 3 श्रेणियों की बात करते हैं। ठीक है, कि पहली श्रेणी जो आती है इसमें वो आती है आपके 1 नंबर, इसको ए से लिख देता हूँ, इसको 3 श्रेणियों में बांट रखा है इस हाइड्रोलेजेस को। पहली श्रेणी आती है, इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रोजेज। एज लग जाता पीछे, कार्बोहाइड्रोजेज। ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के जो आपके ग्लाइकोसाइड से बंध पाए जाते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इस बंध को जल अपघटन कौन करता है? आपके कार्बोहाइड्रोजेज, जैसे माल्टेज है, माल्टेज हो गए, सॉरी माल्टेज आ गया ना, माल्टेज। इसके अलावा एमाइलेज, ये जा रहा है पीछे, सुक्रेज, ये सुक्रोज को तोड़ेगा। ये एमाइलेज है, आपको पता लार में, ये माल्टेज माल्टोज शर्करा को तोड़ने का कार्य करेगा, उसे जल अपघटन करेगा। इसके बाद में आता है दूसरा आपके प्रकार आता है प्रोटीएजेज। देखिए प्रोटीएजेज क्या है? कि एंजाइम प्रोटीन अणुओं के पेप्टाइड बंधों को तोड़ता है। ये क्या कार्य करता है? प्रोटीन में जो पेप्टाइड बंध पाया जाता है उसको तोड़ने का कार्य इसका होता है। तो प्रोटीन अणुओं के पेप्टाइड बंधों को तोड़ता है। ठीक है, आपकी इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, आप तो बस इतना याद है जल अपघटन में, इसमें याद रहना चाहिए कि हाइड्रोलेजेस के अंदर माल्टोज है, एमाइलेज है, ये सब एंजाइम आते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है प्रोटीएजेस। कौन से 2 प्रकार का? ठीक है, इनके 2 प्रकारों को बना लेते हैं अपन। देखिए इनको रफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इनके 2 प्रकारों की बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार आते हैं इसके, किसके? प्रोटीएजेस के। 1 नंबर पे आता है आपके, एक तो है पेप्टाइडेज और दूसरा आता है आपके
प्रोटीनेज, प्रोटीनेजेज। ठीक है, इनका क्या कार्य है कि भाई पेप्टाइडेज तो क्या करता है, अमीनो अम्लों या कार्बोक्सिल समूह पर क्रिया करता है। किस प्रकार करेगा, अमीनो अम्लों या कार्बोक्सिलिक पर। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक समूह इन पे क्रिया करता है, जैसे आपके एमाइनो पेप्टिडेज। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज इसके एग्जाम्पल हो गए। अब प्रोटीन से इसका क्या है कि एंजाइम प्रोटीन के आंतरिक पेप्टाइड बंधन को तोड़ता है, कि प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बंधन होते हैं तो ये आंतरिक पेप्टाइड बंधन को तोड़ता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा एग्जाम आता है आपके कि कच्चे पपीते से प्राप्त जो पेपेन है वो एंजाइम है, इस प्रकार से। तो ये हो गए आपके। और तीसरा प्रकार जो इसमें है वो आता है कि दूसरा प्रोटीएजेज हो गया। तीसरा जो आपके आता है वो है आपके एस्टेरेजेज, एस्टेरेजेज। कि ये एंजाइम जो है लिपिड अणुओं में एस्ट बंधों का जल गठन करता है, कि लिपिड के अंदर जो एस्ट बंध पाए जाते हैं उनको तोड़ता है। कि लिपिड के अंदर क्या करता है, आपके जो एस्ट बंध होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। किसके, एस्टर बंध, उनको तोड़ने का कार्य करता है। ये हो गया। अब देखिए ये पहला आपके एंजाइम पूरा हुआ कौन सा, हाइड्रोलेजेज। मुख्य बात क्या है, जो जल अपघटन का कार्य करता है। इसके अब देखिए आगे बात करें। दूसरा है आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, कैसे एंजाइम जो कोशिका में होने वाले ऑक्सीकरण, अब जानते हैं ऑक्सीकरण अपचयन तो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं में भाग लेते हैं, कि जो क्या करता है ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, अब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ये क्या कार्य करेंगे, आपके ऑक्सीकारक या जो अपचयक उनके जो भी ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होगी उसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कार्य करेगा। तीसरा एंजाइम आता है आपके डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कौन सा आपके, ठीक है सॉरी, ट्रांसफेरेजेज, ट्रांसफेरेजेज। कौन सा है, ट्रांसफेरेजेज। कैसे एंजाइम जो एक क्रियाधार से किसी समूह को, ले देता हूं, ऐसे एंजाइम जो एक क्रियाधार से किसी समूह को दूसरे क्रियाधार पदार्थ पर स्थानांतरण को प्रेरित करता है। मतलब क्या करेगा, कैसे एंजाइम क्या करता है, एक क्रियाधार से किसी समूह को मतलब ट्रांसफर करेगा। एक कोई क्रियाधार है उसमें से एक समूह जो है उसको दूसरी तरफ भेजेगा, दूसरे वाले को इस तरफ भेजेगा, उसे क्या बोलते हैं आपके ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के काइनेज एंजाइम है वो फास्फेट समूह के स्थानांतरण को प्रेरित करता है। कौन सा, काइनेज। ये क्या करता है, फास्फेट समूह जो होता है इसका स्थानांतरण करता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, कौन सा, ट्रांसफेरेजेज। ठीक है, कैसे एंजाइम जो एक क्रियाधार से किसी समूह को, ट्रांसफेरेजेज की बात होगी। नेक्स्ट एंजाइम की बात करते हैं, आइसोमेरेज, 4th नंबर, आइसोमेरेजेज, आइसोमेरेजेज। कैसे एंजाइम जो आपके सबस्ट्रेट अणुओं में अंतराणुविक पुनर्विन्यास से उत्प्रेरित हो, मतलब जो आपके
सिंपल सी एक बात करता हूँ, ये एग्जाम्पल दोस्त पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट अणु में अंतराणुविक अणु के अंदर अंतराणुविक पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे, उत्प्रेरित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल पर देखते हैं, इसका आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ग्लूकोज जो है ये किस में बनता है, फ्रक्टोज में। अब दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनके जो इनमें समूह पाए जाते हैं उनका थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से उनमें विन्यास बदल जाता है, इसलिए इसको ग्लूकोज ये फ्रुक्टोज में बदल जाता है। तो ये इनका जो बदलाव हुआ अणुओं में, जो अंतराणु बंध टूटे, नया बंध बने, ऐसे नया योगी बने, इसका फॉर्मूला क्या C6H12O6 है, इसका भी क्या C6H12O6 है। तो ये इस प्रकार के जो आइसोमर होते हैं, मतलब अणुसूत्र समान रहे, संरचना सूत्र में चेंज हो जाता है, संरचनाएं बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा एंजाइम काम करता है, आइसोमरेजेज काम करता है। नेक्स्ट 5th नंबर एंजाइम की बात करते हैं। अपन क्या पढ़ा था, IUB के अकॉर्डिंग एंजाइम को 6 भागों में मान रखा है। तो 4 की तो अपने बात के लिए 5वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 5वें नंबर है आपके लाइजेज, और 6th नंबर पे है आपके, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, 6th नंबर पे आपके लाइगेजेज। शांतिलाल ने क्या कहीं भगना, तो ये 5th नंबर लाइजेज और ये 6th नंबर है लाइगेजेज है। देखिए क्या दोनों में फर्क क्या है, ये जल अपघटन कर कुछ समूह को हटाने की क्रिया करता है। ये क्या कार्य करता है कि जल अपघटन, ठीक है, कि जल अपघटन कर सब स्टेट मतलब क्रियाधारक जो होता है, ठीक है, सब स्टेट अणु से कुछ समूह या कुछ समूह के हटाने की क्रिया को प्रेरित करता है, के हटाने की क्रिया को प्रेरित करता है। कि भाई क्या करेगा, कुछ समूह को हटाने की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, द्विबंध बन जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज मतलब ये आपको CO2 हटाने का कार्य करेगा। लाइगेज जैसे मतलब होता है, ये एंजाइम संयोजन क्रिया द्वारा नए पदार्थ को संश्लेषित करता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम संघनन का मतलब तो जोड़ना, संघनन क्रिया द्वारा नए पदार्थ के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। ये क्या करते हैं कि एंजाइम जो संघनन क्रिया के द्वारा नए पदार्थ के क्या करते हैं, संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, नए पदार्थ के निर्माण को प्रेरित करते हैं। और इस एंजाइम में इस क्रिया के लिए इसकी क्या जरूरत पड़ती है, ATP की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं इसे, कुछ सिंथेटेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ATP की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कार्बन के जो बंध होता है, ठीक है, कार्बन के मध्य जो बंध होता है, इसके निर्माण हेतु एसिटाइल को एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोक्सिलेज की आवश्यकता होती है। कि भाई CC बंध जो होता है इसके निर्माण हेतु किसकी जरूरत पड़ती है, एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज, ठीक है, CC बंध के निर्माण के लिए। तो ये हो गया एंजाइम का वर्गीकरण, कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनकी बात होगी। अब देखिए एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, कि भाई एंजाइम की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
ठीक है, अब इसकी बात करने वाले हैं। देखिए एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कि एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें देखिए पहला है 1 नंबर पे तापक्रम। कि तापक्रम क्या है कि एंजाइम जो ताप परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। मतलब यदि ताप बढ़ेगा घटेगा तो इसको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पर सक्रिय होते हैं कि 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है इस पर क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। इससे अधिक ताप बढ़ने पर एंजाइम क्या होते हैं कि एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, विनाश। मतलब 35 से 45 तरफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए 45 तरफ गया, ठीक है, कि 10 इस टेम्परेचर से आगे ये अनुकूलतम तापमान, इस पर एंजाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इससे यदि मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है, ताप वृद्धि होती है, तो एंजाइम जो है वो विकृत हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम की क्रिया पर क्या करते हैं, विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। और जो आपके और मान लीजिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो 20 से लेकर मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 20 डिग्री है, अब ये 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 10 डिग्री बढ़ गया, अनुकूलतम तापमान, इसे क्या कहा जाता है, अनुकूलतम तापमान। यदि मान लीजिए अनुकूलतम तापमान में मतलब होता है 20 से लेकर 35 के मध्य 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया और आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, अनुकूलतम तापमान से कम या ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में अभिक्रिया क्या हो जाती है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और अभिक्रिया आपके विनाशकारी प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया पर। ठीक है, इसके बाद में बात करें दूसरे पॉइंट की, इसका है आपके आधारी पदार्थ की सांद्रता। आधारी पदार्थ की सांद्रता क्या, आधारी पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर एंजाइम की क्रिया दर एक सीमा तक बढ़ती है, उसके पश्चात क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आधारी पदार्थ मतलब जो है आपके सबस्ट्रेट है उसकी बात हो रही है कि भाई सबस्ट्रेट है, इसकी पदार्थ की सांद्रता से क्या फर्क पड़ता है, तो क्रिया कारक कहवे हैं, सबस्ट्रेट कहवे हैं, आधारी पदार्थ कहवे, एक ही बात है। तो आधारी पदार्थ या सबस्ट्रेट जो होता है इसकी जो है सांद्रता बढ़ने पर, कि भाई सांद्रता बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, सांद्रता बढ़ने पर आपके क्या होगा, एंजाइम की दर भी बढ़ेगी, एंजाइम की दर बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाती है और उसके बाद इस अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती है। इसके आगे अपन बात करें सक्रिय कारक। तीसरा पॉइंट है सक्रिय कारक। सक्रिय कारक मतलब कुछ रासायनिक यौगिक या धातु, जैसे कौन कौन सक्रिय कारक है पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, आदि एंजाइम क्रिया को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो सक्रिय कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जल वियोजन है, कि एंजाइम की क्रिया सूखे बीजों में बहुत कम होती है और जल के संपर्क में आने पर एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है। क्या नहीं मतलब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, कि एंजाइम की है उपस्थिति और जल की उपस्थिति में एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है और जल की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जल वियोजन हो गया कि जल उपस्थित रहेगा तो एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया को बढ़ाता है, एंजाइम जो है अभिक्रिया को, एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है, एंजाइम सक्रियता बढ़ेगी तो अभिक्रिया अपना बढ़ जाएगी। 5th नंबर पॉइंट की बात करें, पीएच, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऐसे कहा जाता है पीएच। तो एंजाइम की क्रिया पर पीएच का मान अर्थात अम्लता और क्षारता का प्रभाव पड़ता है। एक विशेष पीएच की सीमा पर एंजाइम कार्य करते हैं। वो पीएच कितनी है कि 5 से लेकर 7.5 के भी पीएच है। इस पीएच के मध्य आपके क्या होता है, एंजाइम है वो बहुत दक्षतापूर्वक कार्य करता है और इससे अधिक पीएच होने पर एंजाइम क्या होता है, सक्रिय नहीं होता है। तो कुछ एंजाइम की पीएच भी दे रखी होती है कि भाई जो आपके लार में जो एमाइलेज पाया जाता है उसकी पीएच कितनी होती है, 6.7 से 6.8 के मध्य कार्य करता है। कौन, एमाइलेज जो आपके लार में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एंजाइम है ट्रिप्सिन, जिसकी पीएच क्या होती है ट्रिप्सिन की 8 से 11 के मध्य, आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में 2nd चैप्टर के अंदर। पेप्सिन, ये सभी पाचन वाले एंजाइम है, इसकी पीएच कितनी होती है 1.5 से 2.5। तो सभी एंजाइम जो होते हैं एक अनुकूलतम पीएच पे कार्य करते हैं
और उस पर दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। उससे अधिक पीएच होने पर, कम होने पर इनकी एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आज ये आपके लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। फिर आपका अगला पॉइंट है आपके 6 नंबर पॉइंट है एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम सांद्रता देखिए कि पर्याप्त क्रियाधार की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति एंजाइम की सांद्रता के समानुपाती होती है। कि भाई एक निश्चित मात्रा क्रियाधार की हो तो क्रियाधार जो है इसके क्या होती है, आपके एंजाइम की जो सांद्रता है वो समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब क्रियाधार बढ़ेगा तो एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी, एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो क्रियाधार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, एंजाइम की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। कि भाई एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसकी भी क्या होगी, आपकी गति बढ़ेगी। कि भाई अभिक्रिया की जो गति है वो एंजाइम सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की गति जब क्या हो, ये आपके अभिकारक क्या हो, एक निश्चित मात्रा में हो। और मान लीजिए एंजाइम की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन क्रियाधार की सांद्रता के सीमाकारी प्रभाव किसी बिंदु पर रुक जाती है। मतलब क्रियाकारक जो है एक निश्चित मात्रा तक बढ़े हुए, क्रियाकारक एक निश्चित पर्याप्त मात्रा में, एंजाइम की सांद्रता उसके बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए क्रियाकारक 5% है और एंजाइम की सांद्रता 1% है। अब एंजाइम की सांद्रता 5% तक आएगी तब तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए ये जैसे 6% हो गया और ये 5% है, तो आपने प्रकाश संश्लेषण ये चीज़ ध्यान रखें कि ये फिर ये एक निर्धारित करेगा अभिक्रिया की गति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इससे ज़्यादा होने पर फिर अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी या रुक जाएगी। तो एंजाइम की सांद्रता किस कारकों पर निर्भर करती है कि तो अभिक्रिया की जो है आपके क्रिया कारक की पर्याप्त मात्रा पे। तो अभिक्रिया की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, लेकिन जब अभिकारक या जो क्रिया कारक है इसकी सांद्रता से अधिक हो जाएगी तो अभिक्रिया की गति रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद की मात्रा के अधिक होने पर एंजाइम के भाई अंतिम उत्पाद की मात्रा अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है, कम। कि भाई अंतिम उत्पाद जो बन रहा है उसकी मात्रा अधिक होने पर एंजाइम की क्या हो जाती है, सक्रियता कम हो जाती है, क्योंकि ये संदमन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम निरोधक। कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जीवधारियों के लिए क्या होते हैं, विष का कार्य करते हैं। निरोधक मतलब विष का कार्य करते हैं, तो वे अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये पदार्थ एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। पढ़ चुके हैं कि एंजाइम निरोधक वह है जो एंजाइम की क्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे साइनाइड है, ठीक है, ये अभिक्रिया को रोक देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ये पदार्थ क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम निरोधक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक, एक होते हैं आपके अप्रतिस्पर्धी निरोधक। क्या है देखिए, दोनों बार बात कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धी निरोधक हम लोग है कि ये सब स्टेट के समान होते हैं, मतलब क्रियाकारक जो होता है उसके समान होते हैं इनकी संरचना। तो क्रियाकारक के समान दिखाई देते हैं और क्रियाकारक के समान होने की वजह से क्या हो जाती है, एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं। क्रियाकारक के समान होते थे, एंजाइम के क्या हो जाते हैं, सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं जाकर, और एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अतः सक्रिय स्थल पर जुड़ने के लिए क्रियाकारक के निरोधक में क्या होगी, स्पर्धा होगी। कि भाई क्रियाकारक की संरचना समान है, आपके निरोधक जो पदार्थ आ रहा है उसकी भी संरचना समान है, तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ने में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। भाई पहले कौन जुड़े, कंपटीशन होगा। तो इसमें क्या होता है, निरोधक जो है स्पर्धा होती रहती है, और इसमें क्या होता है, निरोधक पहले एंजाइम से जुड़ जाता है और फिर एंजाइम क्या होता है, एंजाइम अभिक्रिया की गति को नहीं बढ़ा पाता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि जैसे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पर मेलिक अम्ल की क्रिया, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके मेलिक अम्ल है वो जुड़ जाता है। कि भाई सक्सेनिक अम्ल है वो क्या होता है, क्या यहाँ पे क्या होता है, क्रियाधार क्या है, सक्सेनिक अम्ल है, और ये क्या कार्य करता है, आपके मेलिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, निरोधक पदार्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों ही एंजाइम से जुड़ने की स्पर्धा करते हैं, और ये मेलिक अम्ल क्या हो जाता है, एंजाइम से जाके जुड़ जाता है, और ऐसा करने की वजह से क्या हो जाता है, आपके विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है,
ठीक है, कि जो आपके सबस्ट्रेट है क्रियाकारक और जो ये निरोधक पदार्थ, इनमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। अभी पढ़ा ना कि सेक्शन डिहाइड्रोजिनेज और मेलिक अम्ल जो है, सेक्शन डिहाइड्रोजेन एंजाइम मेलिक अम्ल जुड़ जाता है। मेलिक अम्ल क्या है आपके कि भाई सक्शनिक अम्ल जो है इसमें और मेलिक अम्ल में कंपटीशन होता है। सक्शनिक अम्ल क्या क्रियाकारक है, मेलिक अम्ल क्या निरोधक है। ये एंजाइम सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और अप्रतिस्पर्धी में क्या होता है कि इसमें निरोधक व क्रियाधार रचनात्मक रूप से क्या होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं कि भाई क्रियाधारा का और इसमें जो अस्पर्धी निरोधक इसका कोई लेना देना नहीं होता, संरचनाएं समान नहीं होती है। ये निरोधक क्या होते हैं, स्थायी रूप से एंजाइम के अणु से जुड़ जाते हैं और उनमें क्या करते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं कि स्थायी रूप से परमानेंट रूप से जाके क्या हो जाएंगे, एंजाइम से जुड़ जाएंगे और उनमें परिवर्तन ला देंगे। और एंजाइम की क्या होता है, टर्नओवर संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कल पढ़ा था टर्नओवर संख्या कि भाई एक एंजाइम कितने समय में कितनी आपके क्रिया करता है, कितना आपके संख्या को बढ़ाता है। टर्नओवर संख्या पढ़ी थी अपने। टर्नओवर संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और ये क्या करते हैं, विष के समान कार्य करते हैं, विष के समान कार्य करते हैं। यह बात अब क्या हो गई किसकी, एंजाइम के बारे में कि भाई एंजाइम जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से। कल पढ़ा था ना भाई अपन कि एंजाइम जो 1 मिनट के अंदर क्रियाकार के 5 अणुओं से क्रिया 5 लाख अणुओं से क्रिया कर रहा है कि भाई एक एंजाइम जो है 1 मिनट के अंदर 5 लाख क्रियाधार से कर रहा है, तो 5 लाख की क्या होगी, टर्नओवर संख्या। तो ये क्या होता है, परमानेंट रूप से एंजाइम से जुड़ जाते हैं स्थायी रूप से, और एंजाइम की जो आपके टर्नओवर संख्या है उसको क्या कर देंगे, कम कर देते हैं और विष के समान कार्य करते हैं। और प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं किससे, क्रियाकारक से। किससे जुड़ने के लिए, एंजाइम से जुड़ने के लिए। जैसे अभी पढ़ा कि सक्शनिक जो है ये क्रियाकारक है और आपके या सबस्ट्रेट कह सकते हैं, या मेलिक अम्ल क्या है, निरोधक है। अब इनमें दोनों में क्या होता है, इन दोनों की संरचना क्या होती है आपके, इनमें एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, ठीक है, उनके दोनों से इन दोनों की संरचना क्या मिलती जुलती होती है। तो ये मेलिक अम्ल इससे पहले जुड़ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, इनमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक। और ये मेलिक अम्ल जुड़ के आपके डी हाइड्रोजन की क्रिया प्रेरित करता है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।